अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो लास्ट क्लास में जो है वो हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की कुछ डेरिवेशन देखी थी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेप रिस्पांस, रैंप रिस्पांस और इम्पल्स रिस्पांस। तो अब हम आगे चलते हैं एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द रिस्पांस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम और सिंपल सी बात है कि आपका जो एक टिपिकल ट्रांसफ़र फंक्शन है वो यहाँ गिवन है और एस की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो इसीलिए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कहलाता है ये। ये बात आपको याद होगी कि ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल जानी पहचानी है। ये बेसिकली वहीं से इक्वेशन, उसी टाइप की इक्वेशन है जो कि हमारे पास वाइब्रेशन के अंदर थी। तो वहाँ पे हम इसको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते थे और यहाँ पर भी इसको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही कहा जाता है। तो ये एक टिपिकल ट्रांसफर फंक्शन है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। अब हमने जो काम करना है वो बेसिकली हमने इस इक्वेशन से स्टार्ट होके टाइम डोमेन आउटपुट निकालना है, यानी कि सी ऑफ टी निकालना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट इनपुट्स। यानी कि आपका आर ऑफ एस कुछ भी हो सकता है, स्टेप रिस्पॉन्स हो सकता है, इम्पल्स हो सकता है, रैंप हो सकता है। तो हम मुख्तलिफ इनपुट के अंदर अपना आउटपुट निकालेंगे। तब जो कंट्रोल में जो बहुत कॉमन इनपुट होता है वो स्टेप रिस्पॉन्स होता है, जिसमें आप जो है ये डायरेक्ट करते हैं किसी भी सिस्टम को कि मुझे ये आउटपुट की वैल्यू चाहिए। तो हम जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर सॉल्व करते हैं सिस्टम को, वो स्टेप इनपुट इस्तेमाल करते हुए सी ऑफ टी निकालते हैं, क्योंकि हम सिस्टम को कोई इनपुट दे रहे होते हैं कि मुझे जो है वो ये मेरी टारगेटेड वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपको 500 आरपीएम चाहिए तो यू विल गिव द ऑर्डर टू द सिस्टम कि आई नीड 500 आरपीएम, तो वो 500 आरपीएम की तरफ कन्वर्ज होना चाहिए आपका आउटपुट, जब भी आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस होगी वो ऑप्टिमम होगी। तो ये एक टिपिकल सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन है। चीज़ें आपको इसमें सब पता है। ओमेगा, इसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल है आपके पास जैसे लास्ट टाइम था। ओमेगा एन इज ऑब्वियसली इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, जीटा जो आपके पास डैम्पिंग रेशियो। तो आप ये दोनों चीज़ें चेंज करेंगे तो आपका सिस्टम का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो ये अब एक टिपिकल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, तो लास्ट स्लाइड में जो हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम यूनिट स्टेप रिस्पांस निकाला था ट्रांसफर फंक्शन उसका, और उसको हम अब सॉल्व करेंगे। अब हम टाइम डोमेन सिग्नल निकालेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है ये डिपेंड करेगा, जो इसका रिजल्ट है जो सी ऑफ टी है, जो हम टाइम डोमेन में आप जो अपना आउटपुट निकालेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपकी जीटा की वैल्यू क्या है। डिपेंडिंग, अगर जीटा 1 से कम है तो अंडरडैम्प कहलाएगा, अगर जीटा 1 के बराबर है तो वो क्रिटिकल डैम्प कहलाएगा, और अगर जीटा इज ग्रेटर देन 1 तो ओवर डैम्प। तो तीनों के लिए अलग अलग रिजल्ट आपके पास आएगा। सही है, तो इसकी डेरिवेशन अब जो पहला जो केस है जिसमें आपके पास जीटा इज लेस देन 1, तो जो हमें सी ऑफ टी निकालना है तो ऑब्वियसली जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो तो यही इक्वेशन होगी, हमें ये इस इक्वेशन से स्टार्ट करना है। आर ऑफ एस क्या होगा, क्योंकि यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है और यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो लेप्लास में 1/s होता है, तो यहाँ पे आपके पास 1/s आ जाएगा, तो वहाँ ले जाएंगे आप और सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपके पास, तो इसका मतलब यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू जो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो वो पार्शियल फ्रैक्शन जो जितने भी उसमें जो भी फॉर्मूला लगेगा उसमें जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो निकालने पड़ेंगे, आप फिर इक्वेट करेंगे, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे, एंड देन इन द लास्ट स्टेप यू विल कन्वर्ट द लेप्लास इनटू टाइम डोमेन सिग्नल अगेन। ठीक है, तो वो पहले मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो रिजल्ट है ये बेसिकली सी ऑफ टी का है, यानी कि अगर मैं कन्वर्ट पूरा इस इक्वेशन को पूरी कन्वर्ट कर दी है मैंने इन सी ऑफ टी, तो नाउ आई कैन प्लॉट दिस टर्म। ठीक है ना, मैं इसको आराम से जो है ना अपने मैटलैब के ऊपर या सिमुलिंक के ऊपर प्लॉट कर सकता हूँ, किसी भी जो आपका सॉफ्टवेयर उस पर आप प्लॉट कर सकते हैं इसको। तो ये सी ऑफ टी है, यानी दिस वन आउटपुट। और अगर आप चाहें तो एरर भी निकाल सकते हैं आप, विच इज़ नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो वो आप जब ऑब्वियसली जब आपका आर ऑफ टी है, यानी कि जो आपका आर एस जो कि आगे आपका इनपुट था इन टाइम डोमेन स्टेप रिस्पॉन्स है, तो स्टेप 1 होता है खाली, तो यहाँ पे 1 आएगा तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ये टर्म बचेगी आपके पास वो आपका एरर है बेसिकली। ठीक है, ये जो आ गया। अच्छा, तो अब ये देख लेते हैं कि मैं इसकी जो डेरिवेशन है, जो ये जो इस स्टेप से आप किस तरह इस स्टेप तक पहुँचे हैं, तो उसकी जो डेरिवेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मैं अपलोड भी कर दूँगा, और यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि वो किस तरह हुआ है। तो उसके जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल एक्स ही रहते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से, अच्छा जो शुरू के स्टेप्स हैं ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही है कुछ, तो इसमें आप ना भी ये मतलब सोल्यूशन हम कर नहीं रहे, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। पहला पेज जो है वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की हुई है कुछ, यानी कन्वर्ट किया हुआ जैसे हमने, ये आपको अगर याद हो तो जो आपको ये सबको पता है कि जो आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है
वो आपकी जो ये है, क्योंकि ये तो आपका उसकी स्टेप की वजह से आया ना, तो ये इसको हटा दें। ये जो आपके पास टर्म है ये आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो ये यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके अगर आप रूट्स निकालते हैं तो क्वाड्रेटिक लगा लेंगे फॉर्मूला आप आराम से, तो आपके पास ये रूट्स बन के आते हैं, ठीक है। और यानी कि माइनस जीटा ओमेगा एन आपका रियल पार्ट है, और जो ये आपका है ये आपका मेजरी पार्ट है। तो आपके एस के रूट्स हैं, इट कैन बी रियल, इट कैन बी मेजरी, इट कैन बी अ कम्बिनेशन, ठीक है। और जो रियल पार्ट है उसको हमने वाइब्रेशन में भी डिफाइन किया था, हम उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो आपका जो ये इमेजरी पार्ट में ये जो पार्ट आ रहा है इसको हम जे ओमेगा डी की टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा डी जो है वो तो ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे जीटा स्क्वायर माइनस वन है। तो इसको जब आप चेंज करेंगे, यानी कि वन को यहाँ लाने की कोशिश करेंगे, तो आपको जे लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हम पहले भी वाइब्रेशन में बिल्कुल एक्जेक्टली काम कर चुके हैं। तो ये आपके रूट्स आ रहे हैं कहाँ से, आपकी करेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन थी वहाँ से आ रहे हैं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए। अच्छा अच्छा, यहाँ माइनस भी लगा दो ज़्यादा बेहतर है, माइनस होना चाहिए यहाँ पे, तो वो ताकि हम सिग्मा को एज इट इज़ पूरा जीटा ओमेगा नहीं ले लें। अच्छा जी, अब ये भी अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया, तो जो बेसिकली स्टार्ट जो हमारा काम हुआ वो यहाँ से हुआ है सेकंड पेज से ना। वहाँ पे हम सिर्फ उसको जो है ना मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे क्या किया हमने, जो ट्रांसफर फंक्शन था वो ले आए उठा के, सॉरी ट्रांसफर फंक्शन नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि आर एस को हम यहाँ लेके चले गए, तो वन ओवर एस था तो यहाँ का एस हो गया वो। और यहाँ पे जो है सिर्फ सी एस यानी कि आउटपुट बचा आपको। तो अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसमें कुछ इस तरह की कुछ क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो पहले ए वन डिवाइडेड बाई एस आ जाएगा जिस टर्म, और दूसरी जो आएगी वो ए टू एस प्लस ए थ्री डिवाइडेड बाई पूरी होल टर्म आ जाएगी। अगला स्टेप क्या होता है कि आप जो है इस पूरी टर्म को एलसीएम लेंगे, वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली इस ये पूरी टर्म जो होगी वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास दो इक्वेशंस बन के आएंगी, और वो क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है उसके बीच में, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास तमाम जो कोफिशिएंट्स हैं वो बराबर हैं। तो जब इसको मज़ीद सॉल्व किया हमने, तो ये आपके पास इक्वेशन बन के आ गई। अब आप जो तमाम कॉन्स्टेंट्स, जो तमाम कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ एस स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोई भी एस स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं अगर स्क्वायर की टर्म को कोफिशिएंट करूँगा तो ए वन प्लस ए टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, जो कि यहाँ पे आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं एस की टर्म को कंपेयर करूँ तो अगेन यहाँ पे कोई एस की टर्म नहीं है, तो अगेन दिस टर्म विल बी अगेन ज़ीरो। एंड द लास्ट जो है, अगर मैं बगैर एस की कोई भी टर्म जिसमें कोई एस की पावर नहीं है तो वो कंपेयर करूँगा, अगर मैं जो कांस्टेंट बेसिकली कहलाएगा, तो उसमें आपके पास ये आएगा कि जो ये टर्म है ये बराबर है इस टर्म के। तो आपके पास इस तरह ए वन वन आ गया, ए टू इस माइनस वन, और फिर इसको सॉल्व करके आप ए थ्री भी, यानी कि बेसिकली हमारा काम क्या, हमारा काम तो ये किया ना कि हमने ए वन निकालना है, ए टू निकालना है, ए थ्री निकालना है, ताकि हम इस जो इक्वेशन बन के आ जाएगी, जो मल्टीप्लाई हो रही थी उसको हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और अब हम आराम से इस पर फॉर्मूले लगा सकते हैं इन्वर्स लेप्लास के। तो ये तमाम कोफिशिएंट निकाल लिए, तमाम कोफिशिएंट उठा के ए वन ए टू ए थ्री में डालें, ठीक है। और फिर इसको कुछ मैथमेटिक्स यहाँ करनी पड़ेगी आपको, फॉर एग्जांपल मेकिंग स्क्वायर, तो ये देख लीजिएगा। और इसको जब हम सॉल्व मजीद करेंगे स्टेप्स वगैरह करने के बाद, जो आपके पास ये रिजल्ट आया जो मैंने आपको शो किया था सी ऑफ टी का, और ये फाइनल रिजल्ट है कॉमन लेके कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट है ये आपका आउटपुट है स्टेप रिस्पॉन्स, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स का, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो डेरिवेशन है, पहला पेज जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ आप समझ देखने के लिए देख लें उसको कि किस तरह से उसको हमने मुख्तलिफ स्टेप, मुख्तलिफ जो है सी एस को मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा है, उसके रूट्स वगैरह निकालने, आप काम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ से एक्चुअल जो डेरिवेशन है वो स्टार्ट हुई है। तो ये डेरिवेशन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत टिपिकल डेरिवेशन है, मतलब ये ना कंट्रोल की बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो ये मैं चाहूँगा कि सब एक बार गो थ्रू उसको ज़रूर करें, और ये आपको याद नहीं करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इट्स नॉट मैथमेटिक्स है सिंपल ना, तो आप एक दो बार उसको गो थ्रू करेंगे आपको वैसे याद हो जानी है। तो ये याद रट्टा नहीं मारना किसी ने, बिकॉज ये स्टेप्स ही हैं जो हम पार्शियल फ्रैक्शन में या स्टेप्स करते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं हम लेप्लास को इनटू टाइम डोमेन, तो वो स्टेप्स हैं सिंपल, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इस वजह से क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं है, यहाँ पे हम जो है जो वेरिएबल्स की टर्म्स में बात कर रहे हैं और कॉन्स्टेंट्स की टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो ये आप प्लीज़ गो थ्रू करिएगा एटलीस्ट जो लास्ट टू पेजेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आगे चलते हैं हम और स्लाइड्स पे आते हैं। अच्छा, तो ये तो मैं आपको दिखा दिया अंडर डैम का केस ना। अब आपने जो क्रिटिकल डैम का केस है वो आपने खुद करना है, सिर्फ ये डेरिवेशन आप ट्राई करें, ओवर डैम का केस नहीं करें आप, इट्स ओके। हम सिर्फ इसका रिजल्ट हम देख सकते हैं कि किस तरह का रिजल्ट आ रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट तो एक ही है। अच्छा, अब जो क्रिटिकल डैम केस है वो आसान होगा,
ओवर अंडर डैम्प से। वजह क्या है इसकी, क्योंकि जीटा 1 हो गया है, तो वहाँ पे आपको जीटा जो एक वेरिएबल था वो नहीं आएगा, क्योंकि जीटा तो 1 हो गया। तो वो इट्स अ मच ईजियर सोल्यूशन दैन द अंडर डैम्प केस। तो ये आप ट्राई कीजिएगा, ये वाला जो इसकी जो सोल्यूशन है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब अगेन ये वो सारी बातें जो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, ताकि अगर किसी को भी जहन में ना हो, याद ना हो वाइब्रेशन से, तो वो उसको मसला। और दूसरी बात ये कि क्योंकि यहाँ पे मिसलिनियस वाले भी बैठे हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसमें टाइम लगाना पड़ेगा। तो पहले बात ये कर लेते हैं कि जीटा, यू ऑल नो कि जीटा इज योर डैम्पिंग रेशियो, एंड डैम्पिंग रेशियो इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ एक्चुअल डैम्पिंग इन द सिस्टम एंड डिवाइडेड बाय द क्रिटिकल डैम्पिंग इन द सिस्टम। अच्छा, एक्चुअल डैम्पिंग क्या होती है? एक्चुअल डैम्पिंग जो सिस्टम में उस वक्त मौजूद है, जो किसी भी सिस्टम में उस वक्त मौजूद है, डैम्पिंग वर्ड एक्चुअल डैम्पिंग है। और अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ ली जाए, द डैम्पिंग रेशियो प्रोवाइड्स अ मैथमेटिकल मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द लेवल ऑफ डैम्पिंग इन अ सिस्टम रिलेटिव टू क्रिटिकल डैम्पिंग। ऑब्वियसली बात है, एक्चुअल डैम्पिंग को वो कंपेयर कर रहा है क्रिटिकल डैम्पिंग से। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल डैम्पिंग? Critical damping represents the damping at which the transient behavior of a simple second order system decays down the fastest to steady state behavior। यानी कि इसको सिंपल से वर्डों में इस तरह याद रख लेंगे, जहाँ भी क्रिटिकल डैम्प सिस्टम होगा, जिस सिस्टम में भी डैम्पिंग क्रिटिकल वैल्यू पे होगी, उसका रिस्पॉन्स फास्टेस्ट होगा किसी भी सिस्टम, किसी भी और डैम्पर से अगर आप कंपेयर करें, तो वो कम से कम टाइम के अंदर अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंच जाएगा। चाहे वो रिक्वायर्ड पोजीशन जो है वो स्टेप रिस्पॉन्स में 1 होगी ऑब्वियसली, और अगर आपकी इम्पल्स होगी तो 0 होगी। तो वो क्रिटिकल डैम्पिंग में आपका सिस्टम कम से कम टाइम के अंदर अपने रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स पे पहुंच जाता है। उसके बाद हमने एक नई ओमेगा डी डिफाइन किया था, जो कि हमने कहा था कि विच इज़ अ डैम नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ओमेगा एन आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको पता है कि अनडैम नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। मतलब अनडैम से मुराद कि ये जो ओमेगा आ रहा है, इसमें डैम्पिंग का कोई असर नहीं है, तो वो इट विल कंटिन्यू टू वाइब्रेट, मतलब फॉर एवर, ठीक है। तो वो ओमेगा एन है। ओमेगा डी में जीटा का इफेक्ट है, तो जीटा की वजह से ओमेगा डी चेंज होगा। तो ये फॉर्मूला है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर इफ जीटा इज 0 इट्स मीन कि आपका ओमेगा डी ओमेगा दोनों बराबर है, जीटा का इफेक्ट ही नहीं है कोई ओमेगा डी के ऊपर। अच्छा, अब हम नॉर्मली ओमेगा डी इस्तेमाल क्यों नहीं करते, हम कभी क्यों रिप्रेजेंट नहीं करते ओमेगा डी से? जब भी हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, हम ओमेगा एन की ही बात करते हैं। इसका रीज़न मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्योंकि जो आपके मैक्सिमम सिस्टम है दुनिया में, 95% ऑफ द सिस्टम जीटा की वैल्यू कम होती है, ठीक है। मतलब 0.1 0.2 के अराउंड ही होती है। बहुत जो आपको हाईली डैम्प सिस्टम नहीं मिलेंगे, आपको डैम्पिंग लगानी पड़ती है एक्सटर्नली, ठीक है। तो नेचुरल सिस्टम में जीटा की वैल्यू नॉर्मली कम होती है। तो अगर जीटा की वैल्यू कम होती है, खासतौर पर 0.2 0.3 की अगर तक रहे, जीटा की वैल्यू से आगे ना जाए, तो दिस टर्म विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है। छोटी होगी, स्क्वायर लगेगा तो और मज़ीद छोटी हो जाएगी। तो जो डिफरेंस बन के आएगा आपका 1 से, फिर वो माइनस होगा तो 0.99 या 95 तक जाएगा, और फिर वो अंडर रूट लेंगे तो आप वो मज़ीद 1 के करीब चली जाएगी। तो जब तक जीटा की वैल्यू जितनी जो है वो 0.0 से लेकर 0.3 के बीच में होगी, तो ये टर्म आपकी 1 के करीब ही रहेगी। 0.95 हो सकती है, 0.96 हो सकती है, 0.94 हो सकती है। तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा इन दोनों की वैल्यू के अंदर, क्योंकि ये जो टर्म है पूरी, ये तो 1 के बहुत ही करीब है। तो हम अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए ओमेगा डी जो है उसको इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम ओमेगा एन को इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, या हम जो थ्योरेटिकल शो कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क ही नहीं है इन दोनों में अगर जीटा की वैल्यू कम हो। अच्छा, तो अब एक बात का ख्याल रखना है आपने कि जब भी आप एक्सपेरिमेंटल करेंगे, चाहे आप हैमर टेस्टिंग से आप नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हो, या किसी तरह भी इम्पल्स टेस्टिंग से, या आप किसी मोटर से एक्साइट करके निकाल रहे हो, तो आपके पास जो ओमेगा आएगा वो ओमेगा डी होगा, क्योंकि उसमें तो डैम्पिंग है, सही है। आप एयर तो ख़त्म नहीं कर रहे, आप वैक्यूम पर टेस्ट नहीं कर रहे। तो वो जो रिजल्ट आएगा आपका, वो ओबियसली डैम्प्ड आउट होगा, तो वो ओमेगा डी आएगा। लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होगा इन दोनों के दरमियान, जब तक आप एक्सटर्नल जो है वो डैम्पिंग अप्लाई नहीं कर रहे सिस्टम में। ये सिस्टम सबको आपको पता ही है कि इसकी फिगर जो है, बस इसमें फ़र्क ये है कि लास्ट टाइम जब हमने वाइब्रेशन में किया था वो 1 की तरफ कन्वर्ज नहीं हो रहा था। ये तमाम जो कर्व्स हैं ये 1 की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं। तो क्यों 1 की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं? ऑब्वियसली बात है कि आप इस यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स चाह रहे हैं आप, यानी कि आपने जो इनपुट दिया हुआ है, यूनिट स्टेप दिया हुआ है, कि तमाम जो आपका सिस्टम है वो, जो सिस्टम आपका है वो 1 की तरफ कन्वर्ज हो, तो इसीलिए ये सब तमाम के तमाम 1 की तरफ जा रहे हैं। और ये इसको फिर अगेन दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ है, सब जानते हैं कि अनडैम्प सिस्टम जिसमें कोई डैम्पिंग नहीं है, इट विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट टिल द एंड ऑफ टाइम।
तो सेकेंड इज अंडर डैम जिसमें ऑसिलेशंस होंगी बट वो कन्वर्ज करेगा। एंड देन वी हैव अ क्रिटिकल डैम जो सबसे कम टाइम के अंदर जो है वो कन्वर्ज कर जाएगा वन की तरफ, और जो ओवर डैम्ड है वो स्लो हो जाता है। तो ओवर डैम्ड सिस्टम इज स्लोअर देन द क्रिटिकल डैम सिस्टम, ये सब जानता है। आगे चलते हैं। अच्छा अब ये अगेन यहाँ पे वही रिस्पॉन्स शो करने की कोशिश की गई है। तो ये आपको याद होगा जो डेरिवेशन में मैंने आपको जो हमने डिनोमिनेटर से रूट्स निकाले थे वो बिल्कुल एग्जैक्टली ये उठा के लिख दिए हैं। अगर आप देखना चाहें तो दोबारा आप जो है उस पर जो हमने रूट्स निकाले थे अभी डेरिवेशन के अंदर, या जो हमने पीछे भी सॉल्व किया हुआ है इसको, तो वो रूट्स यहाँ पे सिंपली लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा अब ये तो हम चीज़ आ गई हमारे पास अब, और ये हमारे पास रिजल्ट है किसका, सी ऑफ टी का। तो उसी इक्वेशन से डिनोमिनेटर के जो रूट्स हैं वो इस तरह लिखे हुए हैं, और ये आपके पास रिजल्ट है सी ऑफ टी का। हम चाह क्या रहे हैं, हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हम कंपेयर करना चाह रहे हैं इस जो आपके रूट्स हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, और उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं हम जो आपका आउटपुट आया है। तो हमें इन दोनों कंपेयर करने से क्या मिलता है, हमें आसानी हो जाती है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे और हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पे रियल पार्ट का क्या काम है और इमेजरी पार्ट का क्या काम है, तो फिर हमें बार बार ये रिजल्ट निकालने की या इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही हमारा ये काम है कि हम ये बता सकेंगे आपका रियल पार्ट यहाँ पे क्या कर रहा है और इमेजरी पार्ट क्या कर रहा है। तो अगर मैं रियल पार्ट की बात करता हूँ, रियल पार्ट दिस इज माइनस जीटा ओमेगा एन, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली आपका रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब रियल पार्ट विल डिफाइन के सिस्टम डिके करेगा या अनबाउंड जो है उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो ये जो कर्व जो एक्सपोनेंशियल डिके यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि आपका जो है हमारा जीटा जो है हमने ऑब्वियसली ये दिखाया हुआ है कि 1 से कम है, तो आपका जो है अंडर डैम्प्ड सिस्टम है। तो ये जो आपका डिके हो रहा है ये बेसिकली कौन ड्राइव कर रहा है, ये सिग्मा आपका कंट्रोल कर रहा है। अच्छा अब जितनी बड़ी वैल्यू सिग्मा की होगी यहाँ पे उतनी जल्दी डाई हो जाएगा ये, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर बहुत बड़ी टर्म है आपके पास। तो जो रियल पार्ट है वो डिफाइन करता है कि आपका सिस्टम किस तरह डिके कर रहा है या बढ़ रहा है। सेकंड, अच्छा यहाँ पे तो डिके नॉर्मली जो है वो, क्योंकि हम तो जीटा से कम की बात कर रहे हैं तो ये इसलिए यहाँ पे डिके कर रहा है। सेकंड, व्हाट अबाउट कि अगर ये जो आपके पास सिग्मा है ये पॉजिटिव हो जाए, कि आपको जो रियल पार्ट है जो आपका रियल पार्ट है वो पॉजिटिव एस प्लेन के अंदर हो, तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल होगा वो फिर बढ़ेगा आपके लिए। तो इसीलिए हम यही जो हमारा सारा जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है ये होता है कि जो आपका रियल पार्ट है इट हैज़ टू बी नेगेटिव होना चाहिए वो। तो जब तक नेगेटिव रहेगा सिस्टम आपका स्टेबल रहेगा। अच्छा तो फिर इमेजरी पार्ट का क्या काम है। अब इमेजरी पार्ट में आपके पास ओमेगा डी आ रहा है, इस पूरे सिस्टम के अंदर आपके पास जो ओमेगा डी आ रहा है वो कोसाइन में आ रहा है और वो साइन में आ रहा है। तो इसका मतलब जो आपका इमेजरी पार्ट होता है वो ऑसिलेशंस डिफाइन करता है कि सिस्टम की फ्रीक्वेंसी क्या है, सिस्टम कितने हर्ट्ज पे ऑसिलेट करेगा, वो डिफाइन करता है आपका इमेजरी पार्ट। तो लिखा हुआ भी यहाँ पे जो ऑसिलेशन जनरेटेड बाय द इमेजरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल पेयर। और ऑब्वियसली पोल्स हैं जो बता चुका हूँ मैं कि जो आपको न्यूमरेटर के रूट्स होते हैं वो जो हैं वो जीरोस कहलाते हैं, जो डिनोमिनेटर के रूट्स होते हैं वो पोल्स कहलाते हैं। तो ये आइडिया है। अब आपको बार बार ये निकालने की जरूरत नहीं है, यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस रूट्स कि एक सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा। तो एक बार जल्दी से इसको देख भी लेते हैं। अच्छा यहाँ पे कोई एग्जांपल बताई हुई है, ये आपको पता है ओवरडैम्प्ड सिस्टम जो है वो टॉय स्टॉप में बेसिकली ओवरडैम्प्ड होता है। क्रिटिकल डैम आपके कार सस्पेंशन में इस्तेमाल होता है। जो मीटर्स होते हैं उसमें आपके पास क्रिटिकली डैम की जाती है, जो ये आपकी जो निडल होती है, क्योंकि अगर ये जस्ट इमेजिन अगर ये अंडर डैम्ड होगी तो ये तो हिलती रहेगी आगे पीछे, ठीक है ना, उस पॉइंट पे आके रुकेगी नहीं। तो इसको तो आपने क्रिटिकली डैम करना है। अच्छा इसको ओवर डैम भी नहीं कर सकते, क्योंकि ओवर डैम करेंगे तो बहुत स्लो रिस्पॉन्स होगा, आपको तो फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए। तो इसका मतलब दिस सिस्टम हैज़ टू बी क्रिटिकल डैम, ताकि कम से कम टाइम पे वो आ जाए वहाँ पे, लेकिन वो उसके बाद ऑसिलेट ना करे। अब कुछ सिस्टम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये पहला सिस्टम गिवन है, देखिए आप इनपुट जो आपके पास स्टेप रिस्पॉन्स आ रहा है, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है और ये आपके पास आउटपुट है। तो यहाँ पे जो रूट्स निकाले हैं वो आपके पास जो रूट्स हैं वो पूरे के पूरे प्योर हैं, मतलब रियल पार्ट है, इसका कोई इमेजरी पार्ट नहीं है, और तमाम के तमाम दोनों नेगेटिव हैं। जिसका मतलब पहली बात सिस्टम जो है डाई आउट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट नहीं है सिग्मा इज नॉट पॉजिटिव, और कोई इमेजरी पार्ट नहीं है, तो उसका मतलब देयर विल बी नो ऑसिलेशंस। तो सिंपल सिस्टम डाई आउट से मुराद 1 की तरफ चले जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो स्टेप रिस्पॉन्स है ना, तो हमें 1 की तरफ जाना है। यहाँ पर अगर इम्पल्स होता तो 0 की तरफ जाता है ये। सेकंड में क्या है जो सिस्टम है उसमें आपके पास जो अगर आप रूट्स निकालना चाहें सिस्टम के, तो वो जो रूट्स हैं उसमें आपके पास रियल पार्ट भी है और इमेजरी पार्ट भी है। तो रियल पार्ट नेगेटिव है, इसका मतलब सिस्टम डाई आउट करेगा, 1 की तरफ जाएगा, कन्वर्ज करेगा, डाई आउट अच्छा वर्ड नहीं है यहाँ पे।
और जो इमेजरी पार्ट है उसकी वजह से वहाँ पे ऑसिलेशंस होंगी, तो ऑसिलेट भी करेगा सिस्टम और वन की तरफ जाके कन्वर्ज भी करना है उसने, यानी कि वन की तरफ जाएगा वो। सही है। अच्छा ऑब्जेक्ट अंडर डैम्प्ड है वो। अच्छा अब यहाँ पे जो ये सिस्टम है इसमें देर इज़ नो रियल पार्ट, कोई रियल पार्ट नहीं है सिस्टम के अंदर। दोनों जो रूट्स हैं वो आपके प्योर जो है वो इमेजनरी है। इसका मतलब देर विल बी नो, कोई भी डैम्पिंग सिस्टम में नहीं है, ना ये डाई आउट करेगा और ना ही ये ना इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो देर विल बी ऑसिलेशंस बिकॉज ऑफ द इमेजनरी पार्ट, और वो कंटिन्यू रहेंगी थ्रू आउट। ठीक है। अच्छा ये लास्ट वाला है जिसमें जो है वो दो रूट्स हैं वो दोनों रिपीटेड हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी आपकी सिस्टम, योर सिस्टम विल बी क्रिटिकल डैम्प। देख रहे हैं आप कि इसमें अगेन इमेजरी पार्ट तो कोई भी नहीं है, तो कोई ऑसिलेशंस नहीं होंगी, लेकिन आपके पास रियल पार्ट है और नेगेटिव है, तो ये आपके पास क्रिटिकल डैम्प। तो जब भी आपके पास रूट्स जो है वो रियल एंड रिपीटेड होंगे, इट इज़ अ क्रिटिकल डैम्प सिस्टम। सही है। अच्छा यहाँ पे भी अगेन वही चीज़ बताई हुई है कि जब जीरो है आपके पास डैम्पिंग, तो अनडैम्प्ड हो गया, 0 से 1 अंडर डैम्प्ड, और उसकी दोबारा रूट्स बताए हैं। तो ये एक बात। अच्छा इन दोनों में सिर्फ देख लें फ़र्क क्या है। ये थीटा इज इक्वल टू 1 विच इज़ क्रिटिकल डैम्प, तो दोनों रूट्स जो मैं बता चुका हूँ कि रियल एंड रिपीटेड है। लेकिन अगर ओवर डैम्प सिस्टम है तो दोनों रूट्स अगेन वो रियल पार्ट ही होगा उसमें, लेकिन उसके जो रूट्स होंगे वो रिपीटेड नहीं होंगे, वो यूनिक होंगे। दोनों यूनिक रूट्स हैं, अलग अलग रूट्स हैं ना, तो इसलिए ये ओवर डैम्प सिस्टम है। तो ये सटल सा फ़र्क है दोनों में। दोनों रियल ही हैं, लेकिन एक में रिपीटेड हो रहे हैं और एक में रिपीट नहीं हो रहे हैं रूट्स। तो ये अगेन एक पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास पूरा एस प्लान आ चुका है। दिस इज़ योर रियल एक्सिस, दिस इज़ योर इमेजरी एक्सिस। तो यहाँ से बचना है आपने यहाँ से अनस्टेबल रीजन है, यहाँ बचना है आपने। दिस इज़ योर ओवर और क्रिटिकल डैम्प, और फिर ये अंडर डैम्प्ड आ गया, यहाँ भी अंडर डैम्प्ड आ गया। ये आपका पूरी लाइन जो है ये अनडैम्प्ड सिस्टम की है। अच्छा अब कुछ एक दो चीज़ें देख लेते हैं। वो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कि हमने मुख्तलिफ सिस्टम्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 3 सिस्टम बताए हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3, तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 में फ़र्क क्या है। 1 2 3 जो तीनों सिस्टम है उसमें सिग्मा चेंज नहीं हो रहा है, सिग्मा इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब तीनों जो सिस्टम डाई आउट करेंगे वो एक ही रिस्पेक्ट से करेंगे, एक ही तरीके से करेंगे। लेकिन जो तीनों सिस्टम की ओमेगा है वो डिफरेंट है। तो 3 का ओमेगा इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब तीनों की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होगी, लेकिन जो डाई आउट जो एनवेलप होगा उनका वो सेम होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आपके जो तीनों कर्व जो डाई आउट कर रहे हैं वो एक ही तरीके से कर रहे हैं, और उसकी रीज़न ये है कि सिग्मा आपका बराबर है। लेकिन जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं तीनों कर्व्स में वो डिफरेंट है, क्योंकि ओमेगा डिफरेंट है तीनों में। यहाँ पे सेकंड फिगर में क्या हुआ है कि यहाँ पे आपके पास जो सिग्मा है वो जो है चेंज हो रहा है, लेकिन आपके पास ओमेगा यानी कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी दोनों सिस्टम की सेम है 1 और 2 की, बट सिग्मा इज़ डिफरेंट। तो क्योंकि जो सेकंड सिस्टम है उसके पास सिग्मा की बड़ी वैल्यू होगी, और जितनी बड़ी सिग्मा की वैल्यू होती है उतनी जल्दी सिस्टम आपका डाई आउट होता है अगर नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब जो सेकंड सिस्टम है वो जल्दी, उसकी जो पीक भी कम होगी और जल्दी डाई आउट हो जाएगा, और जो फर्स्ट सिस्टम है वो उसकी पीक भी ज़्यादा होगी और वो स्लो जो है वो डाई आउट होगा, लेकिन दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों की फ्रिक्वेंसी तकरीबन सेम है, लेकिन जो डाई आउट हो रहा है वो सिस्टम 2 बहुत जल्दी हो रहा है। वो उसका यही रीज़न है कि सिग्मा इज़ ग्रेटर इन 2 एज़ कम्पेयर टू 1। अच्छा यहाँ पे एक और सिस्टम दिखाया है जिसमें जो ना उन्होंने किया क्या कि इन्होंने कांस्टेंट डैम्पिंग रेशियो रखी हुई है। तो ये आप क्योंकि जीटा जो आपके पास एस है वो माइनस जीटा ओमेगा एन है, तो आप कोई वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि 2 3 सिस्टम हो, लेकिन तीनों सिस्टम में डैम्पिंग रेशियो कांस्टेंट हो। तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। अब इन तीनों सिस्टम में सिग्मा भी डिफरेंट है, ओमेगा भी डिफरेंट है, तो तीनों की फ्रिक्वेंसीज भी डिफरेंट आ रही हैं, और जो डाई आउट होने का जो टाइम पीरियड है वो भी डिफरेंट है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी कि 3 वाला जल्दी डाई आउट हो जाएगा, 2 वाला उससे ज़्यादा टाइम ज़्यादा लेगा, और 1 वाला सबसे ज़्यादा टाइम लेगा डाई आउट होने में। तो यहाँ पे वो भी ज़ाहिर है आराम से। लेकिन यहाँ पे जो डैम्पिंग रेशियो वो क्या शो कर रहा है, जो अगर कांस्टेंट डैम्पिंग रेशियो होगा तो तीनों जो आपके जो आउटपुट सिग्नल्स हैं उनकी ओवरशूट सेम होगी। ओवरशूट से मुराद अब फिलहाल ये है कि लेट सपोज मुझे 1 पे जाना है, क्योंकि ये यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स की बात हो रही है, तो 1 ये है आपका, जहाँ पे मुझे कन्वर्ट करना है वो 1 है। तो 1 से ऊपर मैं कितना जा रहा हूँ अपनी पहली पीक पे, वो कहलाता है ओवरशूट। तो जितना मैं ऊपर जा रहा हूँ वो ओवरशूट कहलाता है अपनी रिक्वायर्ड नंबर्स है। तो 1 से मैं जितना % ऊपर जाऊँगा वो ओवरशूट कहलाएगा। और ये बाकी अभी आगे जो अगली जो वीडियो होगी उसमें हमने देखना भी है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं टाइम डोमेन सिग्नल्स की, तो वो दोबारा आएगा ये। तो आप देख सकते हैं कि अगर डैम्पिंग रेशियो सिस्टम का सिमिलर है तो सिस्टम का जो ओवरशूट होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा।
अच्छा फिर ये लास्ट में जो है अब ये इम्पल्स रिस्पॉन्स आ गया है। अच्छा ये इम्पल्स रिस्पॉन्स वही फ्री वाइब्रेशन भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है एक तरह से, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको बताया मैं कि इसको हमने ड्राइव नहीं करना बिल्कुल, और बिल्कुल जो है सिर्फ ये सोल्यूशन है गिवन, जिसको सिर्फ एक बार देखने की ज़रूरत है कि ये रिज़ल्ट है, खाली रिज़ल्ट आपको साथ शेयर करने के लिए यहाँ पे डाला हुआ है। तो और इसका बस ग्राफ देख लेते हैं बेसिकली। तो ग्राफ ये आप वही जाना चाहना ग्राफ है आपका। अब तमाम चीज़ें जीरो पे कन्वर्ट हो रही हैं क्योंकि ये इम्पल्स है, तो इसमें कोई इनपुट तो आ ही नहीं रहा, आपने जिसको हिट किया और छोड़ दिया सिस्टम को, तो वो तमाम का तमाम जो सिस्टम है वो जीरो की तरफ कन्वर्ज होंगे। और ऑब्वियसली बात है कि जीटा जितना बढ़ाएंगे आप उतना ही आपका ओवरशूट वगैरह और सिस्टम जल्दी डाई आउट कर जाएगा। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।